अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अभी डिस्कशन करनी है इस वाले लेक्चर के अंदर एसएलओ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। तो ये वाले जो आप लोगों के क्वेश्चंस है इसमें एक दो आप लोग बोले कि पास्ट पेपर्स के मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को एक स्टैंडर्ड का पता चले कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन कभी कभार एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें काफ़ी सारा कंसेप्ट मौजूद होता है। तो कोशिश कर ले आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर ले। एक बात, दूसरी बात ये है मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस के मीनिंग्स नहीं बताऊंगा इस वाले लेक्चर में, और साथ में मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया है, क्योंकि अगर इन केस में क्वेश्चन का आपको मीनिंग बता दूं कि इसका मतलब ये है या ये किस टॉपिक से आया है तो आसान अल्फाज में इसका मतलब मैंने तो आंसर बता दिया। चूँकि वहाँ जब आप लोग बोर्ड के पेपर में बैठे होते हैं तो मीनिंग बताने वाला कोई नहीं होगा या टॉपिक बताने वाला कोई नहीं होगा, तो समझे कि आप लोग ख़ुद ये कर रहे हैं। तो ख़ुद इसका मीनिंग भी ढूंढ ले और ख़ुद इसका आंसर भी ढूंढ ले। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आ जाए, लेकिन इसके साथ रिलेटेड कंसेप्ट मिलता जुलता जो है वो आ सकता है। एक बात, दूसरी बात आप लोग याद रखें कि जब आप लोग क्वेश्चन ये वाले अभी रीड करेंगे ना, तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो हमें आते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को आते हैं, लेकिन एक दफ़ा राइटिंग में आप लोग ले आए, एक दफ़ा लिख ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आपको आते हैं या नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, वाई आर लाइसोसोम कॉल्ड ऑटोफेगोसोम। मैं चूँकि मीनिंग आप लोगों को नहीं बता रहा तो मैं बोलूँगा कि इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे। सामने मैंने 3 मार्क्स लिखे हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो वाई आर लाइसोसोम कॉल्ड ऑटोफेगोसोम। अब आप लोगों को लाइसोसोम भी अपना लफ्ज़ लग रहा है और ऑटोफेगोसोम भी अपना लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप लोगों ने करना है। वो नहीं करना जो आपको आता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आप लोगों ने आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, रिलेट वेराइटी ऑफ प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद देयर रिस्पेक्टिव रोल। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी बाल पॉइंट उठाए और अभी आप लोग एक पेज उठाए और इसका आंसर कर दे। रिलेट वेराइटी ऑफ प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद देयर रिस्पेक्टिव रोल। अब आसान तरीक़ा पता है क्या है, इंटरनेट में ये वाला क्वेश्चन टाइप कर दे तो आप लोगों को अभी आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर पेपर में जब आप लोग बैठे होंगे तो क्या इंटरनेट में टाइपिंग करेंगे, तो टाइपिंग से कुछ नहीं होने वाला। बुक ओपन कर ले, बॉल पॉइंट और पेज सामने रख ले और बुक के अंदर से इस वाले क्वेश्चन का ढूंढ के आप लोग निकाल दें कि आप लोगों को ये आता है या नहीं आता। तीसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वुड यू यूज़ टू स्टडी the changes in shape of living white blood cell and the details of surface texture of a hair। जब आप लोग बोर्ड का पेपर देखेंगे ना तो देयर आर चांसेस कि हर क्वेश्चन के सामने मार्क्स लिख के गए हो। तो आप लोग देख ले कि इस क्वेश्चन के चूँकि 2 हिस्से हैं, ए और बी 2 पार्ट से, तो इसमें 1.5 + 1.5। तो आप लोग एग्जामिनर के सामने इसका बड़ा क्लियर आंसर लिखेंगे, इसका भी बड़ा क्लियर आंसर लिखेंगे। दोनों का आंसर अलग अलग होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर मिक्स कर देंगे तो फिर एग्जामिनर को आंसर ढूंढ के निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काज हो सकता है। सो कोशिश कर ले कि इन पार्ट ए और पार्ट बी का अलग अलग आंसर एक पेज के ऊपर लिख ले, और आप लोगों का आंसर जो है वो 14 लाइन्स के अंदर अंदर आना चाहिए। मैं इसके सॉल्व जो वर्जन है वो भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, व्हाट रोल डू राइबोसोम प्ले इन कैरिंग आउट जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। व्हाट रोल डू राइबोसोम प्ले इन कैरिंग आउट जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है मेरे साथ कि अ क्लासमेट प्रोपोजेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, हाउ विल यू प्रूव इट रॉन्ग। आप लोगों की बुक में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा जिक्र है चैप्टर नंबर 1 में। सो ये वाला क्वेश्चन रीड कर ले, इसका मतलब ख़ुद ढूंढे कि इसका क्या मतलब होगा, और फिर उसका आंसर एक पेज पे लिख ले, बेशक मुझे भी भेज दे कि ये मेरा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, एज अ सेल ग्रोस इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपेंड्स
Does this involve endocytosis or exocytosis? Explain. As the cell grows, its plasma membrane expands. Does this involve endocytosis or exocytosis? Explain. ठीक है, सो इस पे कोशिश कर ले आप लोग 3 लाइंस, कम से कम आप लोग 6-7 लाइंस में इसका आंसर दे दे मुझे। नेक्स्ट मेरे सामने क्वेश्चन है कि राइट डाउन नेम्स ऑफ 3 ऑर्गेनेल्स दैट आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड and 2 organelles that are not membrane bounded. 3 organelles that are single membrane bounded, 2 organelles that are not membrane bounded. So ये हो गई ये questions। SLO based कुछ और questions भी मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। What property allows oxygen and carbon dioxide to cross lipid bilayer without the aid of membrane protein? बुक में इसका आंसर है बड़ा क्लियर। What property allows O2 and CO2 to cross a lipid bilayer without the aid of membrane protein? चूँकि मैंने बोला है मतलब मैं नहीं बताऊँगा, असल में वो आंसर ही हो जाता है अगर मैं मतलब बता दूँ। नेक्स्ट है why does cell membrane not crystallize in areas with low temperature? Why does cell membrane not crystallize in areas with low temperature या freezing temperature? नेक्स्ट क्वेश्चन है why ligands that are made of lipids can easily cross cell membrane but protein and peptide cannot? Why ligands that are made of lipids can easily cross cell membrane but protein and peptide cannot? इसका भी आंसर आप लोग मुझे बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर प्रोकैरियोटिक सेल्स इन अर्लियर टाइम्स, हाउ विल यू प्रूव इट? Mitochondria and chloroplast were prokaryotic cells in earlier times. How will you prove it? इस पे आप लोग तकरीबन 7-8 लाइंस का एक आंसर मुझे लिख के दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why nuclear membrane या nuclear envelope of young unspecialized cell contains large number of nuclear pores relative to mature cells nuclear envelope? क्वेश्चन पढ़ ले, इसको समझे और मुझे आप लोग इसका आंसर दे दे, ठीक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यूज़ ऑफ प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स रिड्यूस्ड एथिकल concerns associated with the use of embryonic stem cells. How? Use of pluripotent stem cells reduced ethical concerns associated with the use of embryonic stem cells. How? बाकायदा बुक के अंदर इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। सो मैं दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ कि आप लोग फेडरल बोर्ड या आप समझे कि किसी बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लोग कैम्ब्रिज या ए लेवल्स वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे कि उसमें आप लोग मॉडर्न तरीक़े जो है वो अपना दें। तो पेज उठाए और इसके साथ साथ बॉल पॉइंट उठाए। पेपर प्रेजेंटेशन पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा जब मैं ये सॉल्व पेपर ये वाला दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वो स्ट्रेटजीज़ आप लोगों ने इसमें अडॉप्ट करने हैं। हर क्वेश्चन को समझे, इंटरनेट से बिल्कुल फ़िलहाल हेल्प ना ले, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बुक से हेल्प ले। जहाँ पर प्रॉब्लम है फिर आप लोग इंटरनेट से हेल्प ले। और इसके आंसर बेशक अगर आप लोगों को आते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं, अगर इन केस आप लोगों को नहीं आते तो बुक से देख के मुझे बताएं। सॉल्व्ड वर्जन में इसका आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। बाकी अगर आप लोग इसमें कोई सजेशन वगैरह देना चाहे तो वो मुझे आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं, जैसे बताना चाहे आप लोग बता दें। और चैप्टर नंबर 2 एंड सो ऑन बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी आप लोग एक दफ़ा देख ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।